हाँ तो प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आप लोगों को पता है कि ये 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। यहाँ मैप में आपको शो किया जा रहा है, देखो ये जर्मनी का मैप है और ये टोटल उस टाइम में 39 स्टेट्स में बटा हुआ था। इन सबको जोड़ करके, यूनिफिकेशन का मतलब है इन सबको जोड़ करके एक नेशन बनाना। तो ये यूनिफिकेशन कैसे हुआ जर्मनी का, इस टॉपिक में हम ये सबसे पहले पढ़ेंगे कि यूनिफिकेशन किस तरह से हमने करना शुरू किया, मतलब जर्मनी के लोगों ने या जर्मनी में किस तरह से यूनिफिकेशन हुआ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 1848 में जर्मनी के लोगों में खासकर मिडिल क्लास में नेशनलिज्म की भावना काफ़ी थी और इन लोगों ने फर्स्ट टाइम 1848 में जर्मनी के जो डिफरेंट रीजन से उनको जोड़ने की कोशिश की, मतलब अलग अलग जो रीजन थे ना उनको जोड़ने की कोशिश की थी। आप लोगों को पता ही है कि जर्मनी पहले 39 स्टेट में बटा था, ये मैंने आपको बताया ही है। लेकिन इस कोशिश को मोनार्की और मिलिट्री ने दबा दिया। जो उन लोगों ने यूनिफिकेशन करना चाहा, तो सबसे पहले जो यूनिफिकेशन करना चाहा तो राजा महाराजा का जो शासन होता था उन लोगों ने इसे होने नहीं दिया और दबा दिया। इसमें पर्सिया के बड़े लैंड ओनर भी हुआ करते थे और ये लैंड ओनर जो थे इनको जंकर्स कहा जाता है। ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सिया के जो बड़े लैंड ओनर्स थे उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, जंकर्स। तो उन्होंने भी साथ दिया था, मतलब यूनिफिकेशन नहीं होने के लिए। अब दूसरी बार में पर्सिया ने यूनिफिकेशन करने की कोशिश की, नेक्स्ट जो था। तो यहाँ पे जो यूनिफिकेशन जो शुरुआत हुई थी उसका लीडरशिप जो कर रहे थे वो ऑटो वन बिस्मार्क थे, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में कि ऑटो वन बिस्मार्क कौन थे, तो आपको इसमें लिखना है कि ये चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है ये सब। इसमें उन्होंने आर्मी या फिर हम ये कह सकते हैं सेना और नौकर लोगों की भी हेल्प ली थी, नौकरशाही जिसे बोलते हैं, इनकी मदद ली थी। और 7 साल में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 बार इन्होंने लड़ाई की और लड़ाई करने के बाद इन एरिया को जीता और यूनिफिकेशन पूरा किया। ऑटो वन बिस्मार्क ने जो लड़ाई की थी या जो पॉलिसी चली थी उसे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, मैं ओरली बता देती हूँ। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ऑटो वन, हाँ यहाँ देखो है लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है मैंने, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसकी थी, तो ये ऑटो वन बिस्मार्क की थी। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें 1 नंबर के काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, और फिर इस तरह से 18 जनवरी 1871 में पर्सिया के जो राजा थे केसर विलियम फर्स्ट को एक नया जर्मन नेशन बनाया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सिया का राजा कौन था, केसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि ब्लड और आयरन पॉलिसी किसकी थी, ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि वहाँ के, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस पॉलिसी को चला करके ऑस्ट्रिया के डोमिनेशन को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया ने ये इसके ऊपर डोमिनेट किया था या डोमिनेशन करके रखा था, उसको अपने अंडर में कर रखा था, उसके डोमिनेशन को इन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के थ्रू ख़त्म कर दिया। और 18 जनवरी 1871 को पर्सिया के राजा केसर विलियम को वहाँ का नया जर्मन नेशन बनाया गया और राजा बनाया गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो है हमारा इटली का यूनिफिकेशन। इटली जो है वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था पहले। ठीक है, 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। तो इटली भी जर्मनी की ही तरह था। इसके भी यूनिफिकेशन में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री हम कह सकते हैं, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा इसे भी। इटालियन जो थे वो कई जगह फैले हुए थे 19th सेंचुरी में। मिडिल में तो इटली 7 स्टेट में बटा हुआ था, मतलब, और इटली में जो थे वहाँ के लोग अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के अंडर में रहे थे। लेकिन अगर हम ख़ास तरीके से देखें तो 7 स्टेट से उन पर सर्डिनिया, पाइडमोंट का शासन हुआ करता था। ठीक है, और उन्हीं के कंट्रोल के अंदर में रहते थे। तो सबसे पहले जो है वो है जिसेपी मैज़िनी। ठीक है,
जीसीपी मैज़िनी एक रिपब्लिकन पार्टी के लीडर थे। 1831 में जब वो जेल में थे तो उन्होंने वहाँ एक यंग इटली नाम की सोसाइटी बनाई। बेटा ये एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि यंग इटली किसने बनाई थी, तो जीसीपी मैज़िनी में। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता भी है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो लोगों को एजुकेट करके इटली का रीजनरेशन इन्होंने शुरू किया और 1831 से लेकर के 1848 में कई रेवोल्यूशंस भी हुए, लोगों ने रिवोल्ट भी किया, लेकिन दोनों रिवोल्ट जो थे वो फेल हो गए थे, तो यहाँ पे यूनिफिकेशन इनका सक्सेस नहीं हो पाया था। ठीक है, अब है कावर का रोल सेकंड नंबर पे। तो कावर जो थे 1852 में पाइडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे और उसका मेन एम था इटली को ऑस्ट्रेलिया से फ्री कराना। वह ना तो रेवोल्यूशनरी था, मतलब ना तो वो क्रांतिकारी था और ना वो रिपब्लिक को मानता था, लेकिन इसे ही इटली का रियल मेकर कहा जाता है, कावर को। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था, उसकी क्लेवरनेस के कारण ऑस्ट्रिया को हार माननी पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है उनके बाद कावर के बाद जो हैं वो है हमारे जिसेपे ग्रिबाल्डी। इन्होंने रेड शर्ट रेवोल्यूशनरी बनाई। एक नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी रेवोल्यूशनरी की थी, तो रेड शर्ट रेवोल्यूशनरी का हीरो भी इन्हें कहते हैं। 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। 1860 में इन्होंने साउथ इटली की ओर मार्च किया और साउथ इटली और ये सिलीस को जीत करके उसका जितने भी लोकल जो किसान लोग थे उनकी भी हेल्प ली और स्पेन के राजा को वहाँ से हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो थे वो थे विक्टर एम्यूल सेकेंड। जैसे कि 1861 में एम्यूल सेकेंड को इटली का राजा बनाया गया, तो रोम और वेनेशिया को छोड़ करके साउथ इटली में जिन किसानों ने ग्रिबाल्डी को सपोर्ट किया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया जो है वो विक्टर एम्यूल की पत्नी है। ये जो ला टालिया वाला टॉपिक है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विक्टर एम्यूल की वाइफ का नाम क्या है, ये भी मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपकी बुक में है, ये लास्ट में पैराग्राफ के लास्ट में ये लिखा हुआ है कि ला तालिया का मतलब लोग ला तालिया किसे मानते थे, तो ला तालिया जो थी वो विक्टर एम्यूल की पत्नी को माना जाता था। ठीक है, उनकी वाइफ को माना जाता था। बस यही है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ ये इटली और जर्मनी आप लोगों ने देख लिया। फिर से बता देती हूँ शॉर्ट में कि जर्मनी जो था वो 39 स्टेट में बटा हुआ था और वो 39 स्टेट को मतलब कि एक तरीके से इन लोगों ने यूनिफाई किया। ठीक है, 1871 में ये यूनिफिकेशन हो गया था। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है वाइफ ऑफ ला तालिया, ये वाइफ ऑफ एम्यूल, जो विक्टर एम्यूल जो उनकी जो वाइफ थी वो ला तालिया के नाम से जानी जाती है। आप लोगों की बुक में वैसे लास्ट में मेंशन है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसीलिए कर लेना, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। एक जंकर्स वाला क्वेश्चन है जो कि लैंड ओनर्स, जो पर्सिया के बड़े लैंड ओनर्स होते थे उन्हें कहा जाता था। ठीक, ये भी ध्यान रखना है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आप लोगों को ये मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।